बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पंचकुला में हुई भाजपा कोर कमेटी की बैठक। नड्डा ने सभी पदाधिकारियों से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों से किया संवाद। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में यात्रा निभा रही अहम भूमिका। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नूंह में हुए सद्भावना सम्मेलन में शामिल। कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार जिले के विकास के लिए लगातार कर रही है काम। और गुरुग्राम स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में हरियाणा के आईएएस अधिकारियों का 1 दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। विशेषज्ञों व वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव किए साझा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने हरियाणा में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पंचकुला में भाजपा कोर कमेटी की बैठक की और यहां के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी ली। साथ ही संगठनात्मक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने सभी पदाधिकारियों से एकजुट होकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया। बैठक में उन्होंने लोकसभा के संभावित प्रत्याशियों की भी सूची तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने के लिए कल पंचकुला के पार्टी कार्यालय पंचकमल में एक विशेष कार्य योजना बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने की। इस बैठक में मंत्रियों, सांसदों और पार्टी पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यों और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों के आधार पर ही रोड मैप तैयार किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देब, संगठन मंत्री फणेंद्र नाथ शर्मा, अनेक मंत्री, सांसद व पदाधिकारी सहित प्रदेश के आला नेता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बताया कि इस बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम वंचित व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी भी रखी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर सुधार रही है। इस बारे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को अवगत करवाया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि गरीबों की योजनाएं कांग्रेस शासन काल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, लेकिन मोदी मनोहर की पारदर्शी सरकार में पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कहीं न कहीं एक नई तस्वीर देश और प्रदेश की बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। लोगों में एक बड़ा उत्साह और एक जोश देखने को मिल रहा है। उन सब आगामी क्या क्या कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों को लेकर के भी चर्चा की गई है और आने वाले 2024 का ही सारा रोड मैप इसके ऊपर तैयार किया गया। पहली बार है कि किसी सरकार ने गरीब की चिंता की है। आज तक गरीब की चिंता नहीं हुई थी। कांग्रेस के समय के अंदर वो नारों में गरीब की थी, परंतु उस तक लाभ नहीं पहुंचता था। कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, परंतु आज 100 का 100 गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130G सुपर हरक्यूलियस विमान को लैंड करवाया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमजन की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व सरकार का होता है। पीएम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की जरूरत को समझते हुए इस यात्रा की शुरुआत की है। पूर्व की सरकारों में लोगों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने में काफी उलझनें होती थी, लेकिन केंद्र व प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से लोगों को बड़ी सरलता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। हमने जब से भी सत्ता संभाली है, और विशेष तौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई और हमने भी हरियाणा में सत्ता 2014 में संभाली थी। अंतिम व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है उसकी उन्होंने एक प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई। हम जानते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, कुछ साधन संपन्न लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ इस प्रकार के अभावग्रस्त लोग जिनको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। ऐसे सब लोगों को सुविधा से चीजें मिल जाए, इसके लिए उन्होंने सब प्रयत्न किए। आम आदमी की जरूरत ये क्या हो, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने भी हरियाणा में अप्रैल 2013 के अंदर जनता को सुविधाएं इस प्रकार के पहुंचाने के लिए अप्रैल 2023 में जन संवाद के कार्यक्रम शुरू किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से समाज के सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है। 38 दिनों से चली आ रही इस यात्रा में अब तक करीब 35 लाख लोग भाग ले चुके हैं। सीएम ने यात्रा की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, हम सबको मिलकर उसे पूरा करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 7 स्टार विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुशासन, सुरक्षा, स्वाभिमान व स्वावलंबन पर कार्य कर रही है। पिछली सरकार के 3 C यानी करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हमने खत्म किया। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बनते ही हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे पर सरकार चलाई। गरीब व्यक्ति और समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर पर ये जो विकास यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है, और हम सब बड़ी संख्या में वहां उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूं। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। लेकिन आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं, और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज करनाल के घरौंडा के लालूपुरा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा अनेक योजनाओं के लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और लोगों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा उठाने की बात कही। राज्यपाल का यात्रा में पहुंचने पर विधायक हरविंदर कल्याण व प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया और पुलिस विभाग द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने कहा कि ये यात्रा केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वैन गांव-गांव पहुंचकर जहां लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी और लाभ प्रदान कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से मौके पर पात्र व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 7 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक गरीब और अंतिम व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले, कोई भी इनसे वंचित न रहे। विधायक हरविंदर कल्याण ने कहा कि वर्तमान प्रदेश व केंद्र सरकार के कारण इस क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। और मुझे बहुत ही खुशी है, हमारे सरकार ने, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 77 नए सरकारी कॉलेज खोले।
बहुत बड़ी विषय है। और इसमें से 32 कॉलेज महिलाओं के लिए गए। जितना महिला भागीदारी होगी, जितना महिला का जो है घर बढ़ेगा, वो घर बढ़ेगा और वो प्रदेश बढ़ेगा और वो देश भी बढ़ेगा। महिलाओं को सम्मान करना ही गांव का सम्मान है, देश का सम्मान है। यहाँ पर 2014 में सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आपकी सरकार ने यहाँ पर बहुत काम किया और इतना काम इस क्षेत्र के अंदर हुआ कि हमारे क्षेत्र का काफी पिछड़ापन कम हुआ है, मगर अभी भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। आपकी सरकार ने यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम चला हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत मौके पर ही उन्होंने लाभार्थियों से बात कर योजनाओं के लाभ की समीक्षा की। लाभार्थियों ने राज्यपाल को मंच से बताया कि उन्हें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का घर बैठे ही लाभ मिला है। आयुष्मान कार्ड का लाभ हुआ है। मेरे लड़के के हाथ में चोट लगी थी और उन्हें ऑपरेशन करवाना है, वे हॉस्पिटल करना है। हम सरकार के कार्यों से खुश हैं। धन्यवाद। मेरे पति प्रमोद कुमार का पत्नी का ऑपरेशन हुआ था करनाल जिले के रविंद्र हॉस्पिटल में। हमारा कोई पैसा नहीं लगा और सरकार से इस कार्य से हम बहुत खुश हैं और सरकार के बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। मेरी उम्र 61-62 साल और सरकार मेरे घर पर आई और मेरा फोटो खींचकर मेरी पेंशन लागू कर दी और मुझे घर बैठे पेंशन मिलती है। इसके बाद राज्यपाल ने लालूपुरा गांव में यमुना नदी के तटबंध का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों आई बाढ़ के दौरान गांव लालूपुरा में यमुना नदी का तटबंध टूट गया था, जिस कारण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई थी। ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर स्वयं ही यहां पर तटबंध का निर्माण किया था। राज्यपाल ने इसके लिए ग्रामीणों के हौसले की तारीफ की। केंद्र व प्रदेश सरकार की सरकारी योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा कल हिसार के गांव मुकलान में पहुंची। यात्रा के कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। गांव में ही सरकारी योजनाओं के बारे में जानकर और योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने से ग्रामीण काफी खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत गांव में ही गैस कनेक्शन निःशुल्क मिला है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकारी कर्मचारी व अधिकारी उनके गांव में पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं और जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए शहर के चक्कर लगाने पड़ते थे, परंतु अब गांव में मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मेरा सिलेंडर मिल गया है गांव में फ्री में, मुझे कहीं पे घूमना नहीं पड़ा है, तो बहुत अच्छी सुविधा है मोदी जी की, तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से। हमने सिलेंडर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो सिलेंडर हमें आज मिल गया है, तो मैं मोदी सरकार के धन्यवाद करता हूँ कि पहले जैसे शहर वगैरह में चक्कर काटने पड़ते थे वो अब प्रॉब्लम नहीं रही और गांव में ही ये पॉसिबल हो उसका। इस संकल्प यात्रा में गांव में घर घर का काम हो रहा है, हर इंसान हर आम पब्लिक का काम हो रहा है। भारत सरकार की भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान मैंने अपना आधार अपडेट करवाया, जिसके दौरान सभी जो सरकार की सुविधाएं थी, चाहे वो आधार कार्ड से संबंधित हो, चाहे परिवार पहचान पत्र से, आयुष डिपार्टमेंट हो, चाहे हर घर जल हो, बिजली विभाग की समस्याएं हो, या 1 लाख जिसकी आय है उससे नीचे गैस कनेक्शन मुफ्त की हो, वो सभी योजनाएं यहाँ आज आई हुई थी सरकार आपके द्वार के। तो बहुत बढ़िया चल रहा था ये सिस्टम। सरकार का जो भी है ये सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं हम, इस तरह की जो उन्होंने ये यात्रा चलाई। आज घर में ही पहचान पत्र मेरा बनवाया है। काफ़ी दिनों से इधर उधर घूम रहे थे, नहीं आज गांव में ही बना है। बहुत अच्छी सुविधा गांव में मिली है। प्रधानमंत्री की योजना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्कीम है। हरियाणा, पंजाब और यूपी में छापामार कार्रवाई के बाद एनआईए ने आतंकवाद से अर्जित 5 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। इनमें 4 आतंकवाद, गैंगस्टर व ड्रग तस्कर गठजोड़ से संबंधित हैं। आतंकवाद गैंगस्टर मामले में कुर्क की गई एक एसयूवी सहित 4 संपत्तियां लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों की हैं।
वहीं आतंकी गिरोह के सदस्यों को आश्रय देने वाले विकास सिंह का लखनऊ में एक फ्लैट, फाजिल्का में आरोपी दिलीप कुमार की 2 अन्य संपत्तियां कुर्क की गई, जबकि हरियाणा में जोगिंदर सिंह के नाम पर पंजीकृत एक एसयूवी जब्त की गई है। एनआईए के अनुसार जोगिंदर गिरोह के सदस्यों को हथियार और गोला बारूद के परिवहन के लिए अपनी एसयूवी का उपयोग करने की अनुमति देकर उनकी सहायता कर रहा था। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि दिलीप की संपत्ति का इस्तेमाल हथियारों के भंडारण, उन्हें छिपाने और गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिए किया जा रहा था। नूंह जिले में स्थित बड़कली चौक पर कल सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने सद्भावना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात क्षेत्र का भाईचारा वर्षों पुराना व बहुत मजबूत रहा है। यहाँ के लोग हर त्योहार मिलकर मनाते हैं और भविष्य में भी मिलकर रहेंगे। कुछ समय पहले हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और ऐसी घटना कोई नहीं चाहता था। यह सद्भावना कार्यक्रम काफी अच्छा है और इसे सभी वर्गों के लोग मिलकर आयोजित कर रहे हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। मेवात की जनता बहुत समझदार है और आने वाले समय में यहाँ के सभी वर्गों के लोग मेवात की तरक्की के लिए कार्य करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगले 5 साल के अंदर नूंह जिले में रेल लाइन लाने के भी प्रयास तेजी से किए जाएंगे। जल्द ही वे केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। केंद्र व राज्य सरकार नूंह जिले में विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले बजट के अंदर जो 2023 का मार्च के अंदर बजट हुआ था, उसके अंदर खाता खोल दिया गया है कि मेवात के अंदर रेल लाइन चढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था तैयार करनी है। उसका निरीक्षण भी हो गया था, फैसला भी हो गया था। अब सिर्फ पैसे की उम्मीद है। तो पैसा अगली बजट के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा से ये सरकार बनेगी और अगली बजट की जो स्कीम बनेगी उसके अंदर मेवात के लिए भी पैसा मिल जाएगा। गडकरी साहब के यहाँ पे मीटिंग है, ये डीपीआर बनाते हैं, तो डीपीआर बना करके इन्होंने पेश कर दी है, भारत सरकार को दे दी है। और गडकरी साहब के यहाँ जो मीटिंग होगी 10 तारीख को, उसके अंदर सारे ये नेशनल हाईवेज के अफसरों को भी बुलाया गया है, तो मैं भी उसके अंदर उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और मैं समझता हूं उसके अंदर फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। हर एक पार्टी प्रयास करती है कि अपनी पार्टी को सत्तासीन किया जाए। उनको पिछले दिनों के अंदर इतनी मशक्कत करी और फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिली, तो सोच रहे हैं कि भाई इस बार अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे शायद कामयाबी मिल जाए। गुरुग्राम स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में कल हरियाणा के आईएएस अधिकारियों का 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में भारत सरकार, पीएसयू बनाम राज्य सरकार में काम करना, बहुराष्ट्रीय संस्थानों, निजी क्षेत्र व विदेशी अध्ययन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों व वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव व विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सेमिनार का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस सेमिनार का उद्देश्य आईएएस अधिकारियों के लिए करियर उन्नति के बहुमुखी आयामों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना और गहन चर्चा को बढ़ावा देना है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ भागीदारी करने से प्रतिभागियों को करियर से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होगा। उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर बल देते हुए कहा कि ये अधिकारियों को उनकी सेवा के दौरान निभाई जाने वाली विविध भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पावर यूटिलिटीज के अध्यक्ष पीके दास, पूर्व राजस्व सचिव तरुण बजाज सहित अन्य अधिकारियों ने भी राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार में विभिन्न क्षमताओं में काम करने के दौरान अपने अनुभव साझा किए। रोहतक के गोकर्ण डेरे के गद्दीनशीन महंत बाबा कपिलपुरी को भी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिला है। दरअसल रोहतक का गोकर्ण डेरा देश भर में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं। हरियाणा में करीब 100 साधु संतों को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। बाबा कपिलपुरी ने बताया कि ये अवसर 550 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अपने घर में घी के दिए जलाएं। अयोध्या में होने वाले समारोह में पहुंचने वाले हरियाणा के साधु संतों के ठहरने और भंडारे की जिम्मेदारी भी गोकर्ण डेरे को मिली है। 22 जनवरी 2024 समय रहेगा 11 बजे से 1 बजे तक। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भगवान
मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तो उस उपलक्ष्य में आप सभी से निवेदन है कि उस समय घरों में, मंदिरों में बैठ के सभी अड़ोस पड़ोस में, गली में कोई बड़ी LED लगाएं और भगवान राम जी के दर्शन करें, और रात को सायं के समय घर में दिए जलाएं, ताकि दिए जब भगवान अयोध्या वापस लौटे थे, उनके आने की खुशी में घर घर घी के दिए जलाए गए। तो हमें भी निमंत्रण आया है, तो हम वहाँ पे 21 तारीख साढ़े 4 बजे तक अयोध्या पहुँचेंगे और 22 तारीख को भगवान रामलला जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये सौभाग्य हमें लगभग 550 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। तो आप भी इसके भागीदार बने, भगवान राम जी की आने की खुशी में घी के दिए जरूर जलाएं। जय श्री राम, ओम नमो नारायण, भारत माता की जय। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सोनीपत के बड़ौली गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने प्रतिमा के साथ रिक्त भूमि में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की, जिसके लिए उन्होंने पंचायत से जल्द ही प्रस्ताव प्रेषित करने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे संविधान निर्माता को प्रेरणा के तौर पर अपनाते हुए विकास की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्षमय रहा और उन्हें शिक्षा हासिल करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और विदेश से भी डिग्री लेकर आए, जिसके बाद उन्होंने देश निर्माण के लिए संविधान बनाया। आज उसी संविधान का असर है कि देश एक है और अखंड है। भारत आज दिन प्रतिदिन दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए विकास की ओर अग्रसर है। आने वाली पीढ़ी को संविधान के महत्व से अवगत करवाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत ही आज 36 बिरादरी एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण को समर्पित है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और नया इतिहास रच दिया है। सौर मिशन आदित्य L1 लैग्रेंजियन बिंदु के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की ये यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई है। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोट से निकली ऊर्जा के रहस्यों को सुलझाएगा। इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि इसके सभी 7 पेलोड हमारे देश में ही निर्मित किए गए हैं। उससे जो फायदा होगा कि इस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, इस फायदा तो पूरा नेशंस के लिए होगा। इसमें जो पेलोड्स है, 7 पेलोड्स होते हैं, सभी हमने बनाया, भारत में ही बनाया। हमारे इंस्टीट्यूट्स और इसरो के सभी साइंटिफिक ऑर्गन लैब्स जिन्हें जुड़ा के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया, कैलिब्रेट किया, मैन्युफैक्चर किया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये साल शानदार रहा। इसरो का संबंध है, एक के बाद एक ये तीसरा ऐसा कीर्तिमान है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया। पहला चंद्रयान 3 जो विश्व में चंद्रमा के सदर्न पोल पर पहुंचने वाला पहला मिशन था, और अब ये आदित्य L1 जो सूरज के रहस्यों को खोजेगा, वो रहस्य जिनके बारे में या तो समझा नहीं गया या उनके आगे पीछे लोक कथाएं बनी रही। और चंद्रयान 3 की तरह इस मिशन से भी जो हमें जानकारियां उपलब्ध होंगी वो विश्व के दूसरे देशों के लिए भी काम में आएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि नए भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर इसरो की समस्त टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के अपने प्रयास में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है, जहां मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बनी रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 8 से 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते दृश्यता भी काफ़ी कम हो गई है, जिससे रेल सेवा के आवागमन पर भी सीधा असर पड़ा है। ट्रेनें 14 घंटे तक की देरी से चल रही हैं।
दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिस वजह से ठिठुरन भी बनी हुई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट किया कि ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। हरियाणा में मौसम विभाग ने बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिक सर्दी से जहां एक ओर आम आदमी को परेशानी हो रही है, वहीं किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। इस मौसम का असर साफ तौर पर गेहूं, सरसों व अन्य फसलों पर दिखाई देने लगा है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने कहा कि जिले में 2,70,000 हेक्टेयर में गेहूं व 85,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई है। जिस तरह मौसम में बदलाव आया है और कोहरा पड़ रहा है, ये फसलों के लिए वरदान है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अपने फसल की रखरखाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। जिला सिरसा के अंदर 2,70,000 हेक्टेयर के अंदर वीट की बिजाई हुई है और लगभग 85,000 हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई की गई है। अब ये जो मौसम परिवर्तनशील हुआ है, इसमें रात को जो ओस पड़ रही है, इससे गेहूं की फसल में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर पाला पड़ता है तो सरसों की फसल में और सब्जियों में जैसे आलू वगैरह की फसल में नुकसान हो सकता है। मेरी किसानों से यही अपील है कि जैसे कोहरा पड़ता है, अमूमन किसान को पता लग जाता है कि सवेरे वो घास और पराली वगैरह पे जमा हुआ होता है। जब ये पाला पड़ना लगे तो उस समय एक हल्की सिंचाई जरूर दें, जिससे कि ये पाले से बचा जा सकता है, फसल को बचाई जा सकता है। कीटनाशक का उपयोग तो फसल को देखकर ही करें, क्योंकि इन दिनों के अंदर जब पाला पड़ता है तो कई तरह की बीमारियां आने का प्रकोप रहता है। वहीं किसानों ने बताया कि ये मौसम उनकी फसल के लिए वरदान है। इससे गेहूं की फसल में बढ़वार अधिक होगी और उत्पादन में भी अधिकता आएगी। सरसों, चना व गेहूं की फसल के लिए ये धुंध संजीवनी का काम कर रही है। ये कणक में वास्ते बहुत फायदेमंद चीज है। ये जो धुंध पड़े है ना, ये ठंड के मौसम में कणक अच्छी मतलब बूटो मारा है, और कोहरा पड़े तो और भी बढ़िया है। बाकी सब्जियों में अब फिलहाल कोई चीज़ को नुकसान को नहीं, सब्जियों में ही फायदा है। बाकी कणक के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। सरसों भी ठीक है, सरसों तो कोहरा ही खराब करे, बाकी अब सरसों वास्ते फायदे है। सरसों है, छोला है, ये अभी फिलहाल सारी चीजें और मौसम जो है ना ठीक है। अब तो बहुत बढ़िया है जी, धूमर आई है, इस कणका सार हो गया बनने का। और ये आपने सरसों है तो यह बढ़िया पकेगी। अब पहला तो जमा उम्मीद को नहीं गर्मी के हिसाब से। अब कोरो ठीक है जी, हाँ बढ़वार चालू होगी, अब बढ़िया है। हाँ स्प्रे कर दी, पानी लगा दिया, अब उम्मीद होगी फसल बन गई। पहला तो एक बार जमा उम्मीद छोड़ दी नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए समिति ने लोगों से राय मांगी है। समिति को 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने इस विषय विचार विमर्श के लिए हाल ही में 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भी लिखे थे। समिति ने इस बारे में राजनीतिक दलों को स्मरण भी कराया है। समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर विधि आयोग से राय भी ली है। इस बारे में विधि आयोग से फिर से विचार विमर्श किया जा सकता है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि मंदिर मार्ग की तैयार मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कनोपी आदि का जायजा लिया गया। यहां की तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण पर है। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे, उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप, वर्षा, इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को
स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो PFT को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले 1 सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी सुविधा होगी। यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा, लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।